हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बात कर लेते हैं। ठीक है। सो बेसिकली ये एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ऐसा पहला एक्ट था जिसमें दूसरे एक्ट्स के तहत इसमें दूसरे एक्ट्स में क्या होता था, हर 20 साल के लिए चार्टर रिन्यू किया जाता था, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई कि कितने टाइम के लिए जो है कंपनी का चार्टर रिन्यू किया जा रहा है। तो बेसिकली कोई भी लिमिट फिक्स नहीं की गई कि कितने टाइम तक कंपनी रूल करने वाली है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाली है। ठीक है। और इसके जो प्रोविजंस हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें तो एक तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी संख्या जो कम की गई, और बेसिकली बंगाल के लिए सेपरेट गवर्नर क्रिएट किया गया। पहले आपको पता होगा कि बेसिकली 1833 के एक में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है। तो बेसिकली उसमें उसके ऊपर बंगाल का भी भार होता था और बाकी सारी चीज़ों को भी वो देखता था। और गवर्नर ऑफ मद्रास और बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बेसिकली जो गवर्नर मद्रास का गवर्नर होता था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर होते थे वो आपके बंगाल के अंदर आते थे। आपके पहले एक्ट्स में हमने देखा कि देवर सबॉर्डिनेट मद्रास और आपके मद्रास और एक और प्रोविंस का नाम बताया ना मैंने आपको, बेसिकली मद्रास और बॉम्बे, या मद्रास और बॉम्बे, ये दोनों जो आते थे बंगाल के प्रेसिडेंसी के सबॉर्डिनेशन में आते थे। तो ये जो बेसिकली अभी तक क्या है, जो बंगाल का गवर्नर होता था वही जो है सेंट्रल पे लेवल पे काम करता, लेकिन अब प्रेसिडेंसी ऑफ गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के लिए सेपरेट गवर्नर क्रिएट किया गया। ठीक है। और एक नई प्रेसिडेंसी बनाने की बात की गई और गवर्नर जनरल के ऑफिस को बढ़ाने की बात की गई और इंडियन सिविल सर्विसेज में जेनेसिस चेंज करके इंडियन नेटिव्स को भी इंक्लूड करने की बात की गई और नए प्रोविंसेस क्रिएट किए गए। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। और ये कहा गया कि इंडियन टेरिटरीज विल रिमेन अंडर द गवर्नेंस ऑफ द कंपनी अंटिल द पार्लियामेंट अदरवाइज डायरेक्ट्स और डिसाइड्स। तो बेसिकली जो आने वाला कितना समय के लिए कंपनी जो है राज करने वाली है ये इसमें क्लियर नहीं किया गया। ठीक है। ये बोला गया कि बेसिकली जब तक हम पार्लियामेंट से लॉ बनाकर नहीं बता देते तब तक आप ही राज कर रहे हो। ठीक है। और डायरेक्टर्स का नंबर जो है वो 24 डायरेक्टर से कम करके 18 डायरेक्टर कर दिया गया। ठीक है। एंड 6 वर टू बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन, और उसमें से 18 में से 6 जो हैं क्राउन अपॉइंट करेगा। तो एक तरह से क्राउन की जो है मोनोपोली होने लगी उसके नॉमिनेशन में, जो 6 डायरेक्टर अपॉइंट होंगे उसमें। ठीक है। उसमें से 6 जो होंगे क्राउन अपॉइंट करेगा और जो 12 होंगे वो बेसिकली जैसे इलेक्ट होते थे, प्रोपराइटर सेलेक्ट करते थे। अगर आपने 1773 वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि बाकी जो है शेयर होल्डर्स जो हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स होते थे वो उनको इलेक्ट करते थे। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बेसिकली क्लियरली डिस्टिंग्विश कर दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। ठीक है। ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1833 में हमने देखा कि एक लेजिस्लेटिव मेंबर, लॉ मेंबर आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ही इंडक्ट किया गया था और उसके अंदर लॉ कमीशन बनाया गया था, वो था लॉर्ड मैकॉले। लेकिन यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई और एक अलग से एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। तो पूरा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसका पूरा तख्ता पलट हो गया है, नई तरीके की काउंसिल बनेगी, उसके बारे में हम अच्छे से बात कर लेते हैं। ये एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमने देख लिए कि 24 से रिड्यूस होकर के 18 हो गया। 18 में से 6 जो होंगे वो क्राउन जो है वो अपॉइंट करेगी। ठीक है। अब सेपरेट गवर्नर फॉर प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेपरेट गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नर जनरल। ठीक है। ये तो बात हमने कर ली कि बंगाल के लिए अलग अलग गवर्नर बनाएगा। हाउएवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर ऑथराइज्ड टू अपॉइंट अ लेफ्टिनेंट गवर्नर दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर वाज मेड, बट जो गवर्नर के नाम से गवर्नर नहीं अपॉइंट किया गया बंगाल में, एक एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया गया। और ये हमें याद रखना चाहिए था कि ये हमें याद रखना होगा कि 1854 में एक एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट तो किया गया बंगाल के लिए, लेकिन कोई नया गवर्नर अपॉइंट नहीं किया बंगाल के लिए टिल 1912। तो ये जो सेपरेट गवर्नर की बात की गई थी प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के लिए वो थ्योरी में ही रह गई, और जो नया गवर्नर अपॉइंट हुआ वो 1912 के बाद ही अपॉइंट होगा बंगाल के लिए। अदरवाइज जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वही समहाउ इनडायरेक्टली वो सारा मामला बंगाल का भी देख रहा है। एक एलजी जरूर अपॉइंट कर दिया गया था। ठीक है। अब नई प्रेसिडेंसी क्रिएट करने की जो बात हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस एक्ट से जो बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एम्पावर किया गया कि वो एक नई प्रेसिडेंसी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और बॉम्बे है। ठीक है। और या फिर एक नया एलजी अपॉइंट कर सकते हैं, एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन कोई नई प्रेसिडेंसी क्रिएट नहीं हुई, बट 1859 में जो है
नया एक एलजी अपॉइंट किया गया पंजाब के लिए। एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो आपकी पावर अथॉरिटी है वो गवर्नर से कम होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और 1859 में पंजाब के लिए एक एलजी अपॉइंट किया इन्होंने। एक कोई नया प्रोविंस इन्होंने क्रिएट नहीं किया, लेकिन 1859 में बेसिकली एक पंजाब के एलजी इन्होंने अपॉइंट किया। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली पावर टू कंस्टिट्यूट ए न्यू प्रेसिडेंसी। अब गवर्नर जनरल के ऑफिस की बात कर लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर था उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में पहली बार जो है काउंसिल गवर्नर का बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया गया, क्योंकि उसके लिए लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए अलग से एक्सपेंशन किया गया, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया गया। ठीक है, और फोर्थ मेंबर वाज प्लेस्ड एट एन इक्वल स्टेटस विद अदर मेंबर्स। जो चौथा मेंबर था लॉर्ड मैकॉले, उसको भी बाकी मेंबर्स के बराबर स्टेटस पे आपके मतलब उस ओहदे पे ही रखा गया। काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव पर्पस विच हैड 6 मेंबर्स नाउ वाज एक्सपेंडेड टू 12 मेंबर्स। ठीक है, द 12 मेंबर्स वर, अब देखिए पूरा क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल एक होगा, एक कमांडर इन चीफ होगा। ठीक है, और गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर होंगे, 4 2 6, और अब ये हो गए आपके बेसिकली एग्जीक्यूटिव मेंबर। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हो गए 4 2 6। ठीक है, अब बाकी जो होंगे वो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर माने जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि 6 जो हो जाएंगे आपके लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए हो जाएंगे और 6 आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पर्पस के लिए हो जाएंगे। तो लेजिस्लेटिव में कौन कौन होता था, एक चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का, एक रेगुलर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता का एक। ठीक है, एक चीफ जस्टिस हो गया, एक रेगुलर जज हो गया, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ड्रॉन फ्रॉम द कंपनी सर्वेंट्स विद 10 ईयर मिनिमम टेन्योर एंड अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, दैट इज 4। तो बेसिकली ये 4 जो आपके बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव जो आएंगे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस से, वो 4 नॉमिनेटेड मेंबर आएंगे। ठीक है, कंपनी के सर्वेंट्स होंगे, वो 10 साल का मिनिमम उनका टेन्योर होगा। लोकल गवर्नमेंट्स से वो उनको इंडक्ट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट द्वारा वो अपॉइंट होंगे। और ये ऐसे 4 मेंबर होंगे, कहाँ से होंगे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, जो अभी बेसिकली पाकिस्तान में आता है। ठीक है, तो ये 4 और ये 2 कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट और बेसिकली एक नॉर्मल जज, तो ये 4 2 6 ये हो जाएंगे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। अब ये देखिए, ये आपके इधर जो ये आ रहे हैं, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के 6 मेंबर हो गए, और ये आपके हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर। तो 6 और 6 12, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों फंक्शन हो गए, तो टोटल आपके 12 हो गए। ये आपकी गवर्नर जनरल की ऑफिस के एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अब सिविल सर्विसेज के केस में इन्होंने क्या चेंजेस किए। और पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये तो बोला गया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विल नॉमिनेट एनुअली 4 टाइम्स एज मेनी कैंडिडेट्स एज देयर वर वैकेंसीज फॉर whom one should be selected by competitive examination। और बेसिकली 4 गुना जो है मेंबर्स 1833 के एक्ट में बोला कि 4 गुना आप मेंबर को सिलेक्ट करो, फिर बाद में एक जो है आप नॉमिनेट कर लेना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तहत, लेकिन जो है उससे कुछ हुआ नहीं था ऐसा। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये भी बोला गया था कि हेल्बरी कॉलेज ऑफ लंदन को जो है आप कोटा बनाएं कि वो इंडियंस को भी वो इंडक्ट करेंगे। ठीक है, हेल्बरी कॉलेज ऑफ लंदन में पढ़ने के लिए। लेकिन ये जो सिस्टम था ओपन कंपटीशन जो है ये कभी ऑपरेट नहीं हुआ, कभी भी इसको फंक्शन में नहीं लाया गया, और इसीलिए जो है इस मामले का तर्क निकालने के लिए लॉर्ड मैकॉले की चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई थी, और उन्होंने रेगुलेशन बनाई थी और रिपोर्ट दी थी, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट में बोला था उन्होंने कि हेल्बरी को जो है आपको हायर एजुकेशन कॉलेज की तरह ट्रीट करना बंद कर देना चाहिए। इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए हेल्बरी बहुत दूर पड़ जाएगा, और सबसे पहले एक ब्रॉड जनरल एजुकेशन की जरूरत है रादर देन स्पेशलिस्ट एजुकेशन। ठीक है, स्पेशलाइज एजुकेशन नहीं होना चाहिए, जनरल एजुकेशन होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि द रिक्रूटमेंट शुड बी बेस्ड अपॉन एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू ब्रिंग आउट द बेस्ट कैंडिडेट एंड नॉट थ्रू मेयर सुपरफिशियल नॉलेज। तो इसमें जो नेपोटिज्म का प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने की बात की गई, कहा गया कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए, और द अपॉइंटमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू पीरियड ऑफ प्रोबेशन, और जो अपॉइंटमेंट हो वो प्रोबेशन या डेपुटेशन के पीरियड के अंतराल में आता हो। ठीक है, तो इस तरह से चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मोनोपोली थी सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट करने में, नेपोटिज्म का बहुत ज्यादा जोर चलता था, ठीक है, रिश्ते नातेदारी चलती थी, तो वो अब खत्म हो गई। तो पैट्रोनेज जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का वो खत्म हो गया। 2 जो है वो कोशिश करते रहे कि उन्हें ये हक मिले सिविल सर्विसेज को सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करने का, लेकिन इससे जो है इंडियन सिविल सर्विसेज का जो बेसिकली
बर्थ हुआ कह सकते हैं, और 1854 में जो ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। अब आप मुझे बताएंगे या आप सोचेंगे कि, या आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कीजिएगा कि पहला इंडियन सिविल सर्वेंट कौन था। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे। तो ये था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, अब नए प्रोविंसेस की बात कर लेते हैं। तो इस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, क्योंकि नई टेरिटरीज उन्होंने जीत करके वो एक्सपैंड करके इंडिया में मिला ली थी बहुत सारी। तो इसीलिए चार्टर ऑफ 1853 ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल को पावर दी कि वो कोई भी प्रोक्लेमेशन ले सकते हैं, और मतलब टेरिटरी जो है उसको कोई किसी प्रोविंस में इंक्लूड कर सकते हैं, इंडक्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए। ठीक है, और गवर्नर जनरल को अथॉरिटी दी गई कि वो कोई नेसेसरी ऑर्डर्स जो डायरेक्ट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो हेल्प करते हैं, और इसी की वजह से आसाम का क्रिएशन हुआ, और सेंट्रल प्रोविंस का क्रिएशन हुआ, और बर्मा का क्रिएशन हुआ। तो ये नए प्रोविंसेस क्रिएट हुए हैं, आसाम, सेंट्रल प्रोविंस और बर्मा। तो दिस वाज ऑल अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। होप दिस प्रेजेंटेशन हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853 in detail. So keep watching, keep sharing, and hit the like button if you do like the video. Thank you so much for watching.